दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर यह सवाल अपने आप उठता है कि इंसान ने वहां रहने, टिकने या निर्माण करने की हिम्मत आखिर कैसे की होगी। कहीं समुद्र के बीच पत्थर की चोटी पर जीवन के निशान हैं, कहीं बादलों के ऊपर चट्टानों से चिपकी आस्था खड़ी है, कहीं पानी पर तैरती बस्तियां हैं तो कहीं जमीन के नीचे छिपे पूरे पूरे घर। ये जगहें सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि इंसानी जिद, डर, अकेलेपन और जीवित रहने की सबसे कठिन परीक्षा जैसी लगती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं दुनिया के उन अद्भुत और रहस्यमयी ठिकानों की यात्रा जहां प्रकृति हर पल इंसान को चुनौती देती है। नंबर 1, स्केलिग माइकल, समुद्र के बीच खड़ा पत्थर का एकाकी किला। उत्तरी अटलांटिक महासागर की हिंसक लहरों के बीच स्केलिग माइकल किसी साधारण द्वीप की तरह नहीं बल्कि समुद्र से उठे हुए एक ठंडे पत्थर के पिरामिड जैसा दिखाई देता है। दूर से इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद इसे दुनिया से काटकर अलग रख दिया हो ताकि यहां पहुंचना ही इंसान की पहली परीक्षा बन जाए। यह चट्टानी द्वीप करीब 715 फुट ऊंचा है और इसके चारों ओर समुद्र का शोर, तेज हवाएं और नमकीन हवा लगातार इस जगह को खुरचती रहती हैं। यहाँ की हवा सिर्फ बहती नहीं बल्कि वार करती है। कई बार 100 मील प्रति घंटे से भी तेज हवाएं इस द्वीप को इस तरह झकझोरती हैं जैसे कोई अदृश्य ताकत इसे समुद्र में वापस धकेल देना चाहती हो। इस द्वीप पर चढ़ने का रास्ता किसी आरामदायक यात्रा जैसा बिल्कुल नहीं है। ऊपर तक जाने के लिए 600 से ज्यादा पत्थर की सीढ़ियां हैं जिनके किनारे कोई मजबूत रेलिंग नहीं है। एक तरफ नुकीली चट्टानें हैं, दूसरी तरफ गहराई में गरजता हुआ समुद्र। हर कदम ऐसा महसूस कराता है जैसे इंसान जमीन पर नहीं बल्कि दुनिया के किनारे पर चल रहा हो। यही वजह है कि स्केलिग माइकल पर चढ़ना सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं मांगता बल्कि मानसिक हिम्मत भी मांगता है। यहां गलती की गुंजाइश लगभग नहीं है क्योंकि एक फिसलन, एक गलत कदम और नीचे सिर्फ खुला समुद्र है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी कठोर जगह पर भी इंसानों ने 1000 साल से ज्यादा पहले पत्थर की झोपड़ियां बनाई थीं। ये झोपड़ियां साधारण दिखती हैं लेकिन असल में ये इंसानी धैर्य का अद्भुत प्रमाण है। बिना आधुनिक मशीनों के, बिना आसान रास्तों के ऐसे स्थान पर पत्थर जोड़कर रहने लायक जगह बनाना अपने आप में रहस्य जैसा लगता है। सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने यहां रहना चुना उनके लिए यह जगह कोई सजा नहीं थी बल्कि संसार से दूर जाने का एक निर्णय था। वे लोग शोर, भीड़ और आराम से दूर प्रकृति के सबसे कठोर रूप के बीच जीवन बिताने आए थे। स्केलिग माइकल की सबसे बड़ी ताकत उसकी अलगाव भरी खामोशी है। यहां समुद्र लगातार गरजता है लेकिन फिर भी इस जगह में एक अजीब मौन महसूस होता है। ऐसा मौन जिसमें लगता है जैसे समय रुक गया हो। जब बादल चट्टानों से टकराते हैं और नम हवा पत्थरों पर बैठ जाती है तो यह द्वीप किसी भूली हुई दुनिया का दरवाजा लगने लगता है। यहां जीवन आसान नहीं था लेकिन शायद इसी कठिनाई में इसका असली अर्थ छिपा था। स्केलिग माइकल यह साबित करता है कि जब इंसान किसी गहरे उद्देश्य से प्रेरित होता है तो वह दुनिया के सबसे असंभव किनारे को भी अपना ठिकाना बना सकता है। नंबर 2, फांजिंग शान, बादलों के ऊपर टिका असंभव पर्वत। चीन का फांजिंग शान सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि समय, ऊंचाई और धैर्य से बना हुआ एक ऐसा दृश्य है जो देखने वाले को तुरंत रोक देता है। यह पर्वत करीब 8438 फुट की ऊंचाई पर खड़ा है और माना जाता है कि इसकी चट्टानी उपस्थिति लगभग 1 अरब 40 करोड़ वर्षों की भूगर्भीय कहानी अपने भीतर दबाए हुए है। जब किसी स्थान के सामने समय इतना विशाल हो जाए तो इंसान अपने आप बहुत छोटा महसूस करने लगता है। फांजिंग शान की ओर देखते हुए यही एहसास होता है कि यह पर्वत सिर्फ धरती का हिस्सा नहीं बल्कि धरती की स्मृति है। इस पर्वत की यात्रा आसान नहीं है। ऊपर तक पहुंचने के लिए करीब 9000 खड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये सीढ़ियां किसी साधारण पहाड़ी रास्ते की तरह नहीं हैं, बल्कि चट्टानों के किनारे किनारे ऐसे चिपकी हुई लगती हैं जैसे
पर्वत ने उन्हें बड़ी मुश्किल से अपने शरीर पर जगह दी हो। हर मोड़ पर गहराई का एहसास और तेज हवा का दबाव यात्री को याद दिलाता है कि वह एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है जहां प्रकृति ने आराम के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। यहां चढ़ाई सिर्फ पैरों की ताकत नहीं मांगती, बल्कि भीतर का भरोसा भी मांगती है। फांजिंग शान का सबसे अद्भुत दृश्य वह संकरी पत्थर की पुलियां है जो दो ऊंची चोटियों को जोड़ती है। यह पुल करीब 8,200 फुट की ऊंचाई पर एक गहरी खाई के ऊपर बना है। नीचे खालीपन है, चारों ओर बादल हैं और ऊपर सिर्फ पत्थर, हवा और खामोशी। इसे देखते ही लगता है जैसे इंसान ने धरती और आकाश के बीच एक पतली रेखा खींच दी हो। यह पुल केवल रास्ता नहीं, बल्कि साहस की परीक्षा है। इस पर खड़े होकर नीचे झांकना भी कई लोगों के लिए कठिन हो सकता है। यह क्षेत्र दुर्लभ स्वर्णिम बंदरों का भी घर है, जिन्हें देखकर लगता है जैसे हिमयुग की कोई झलक अब भी इन जंगलों में बची हुई है। घने जंगल, बादलों का समुद्र और पहाड़ की नुकीली बनावट इस जगह को सामान्य प्राकृतिक स्थल से कहीं ज्यादा रहस्यमयी बना देते हैं। यहाँ एक 33 फुट ऊंची मशरूम जैसी चट्टान भी है जो अपने छोटे आधार पर संतुलित खड़ी है। लाखों साल की बारिश, हवा और तूफानों के बाद भी उसका टिके रहना ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद संतुलन का कोई गुप्त खेल दिखा रही हो। फांजिंग शान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि वह अनुभव है जो वहां पहुंचकर पैदा होता है। बादलों के बीच खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे नीचे की दुनिया धुंध में खो चुकी है और ऊपर सिर्फ शांति बची है। यह जगह इंसान को डराती भी है और शांत भी करती है। यहां चढ़ते हुए हर कदम कठिन लगता है, लेकिन ऊपर पहुंचकर वही कठिनाई एक अजीब संतोष में बदल जाती है। फांजिंग शान इस बात का प्रमाण है कि कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि इंसान को उसकी सीमा और उसकी आस्था दोनों याद दिलाने के लिए होती है। नंबर 3, गसादालुर, तूफानों और समुद्र के बीच अटका गांव। फरो द्वीपों का गसादालुर ऐसा गांव है जिसे देखकर पहली नजर में लगता है जैसे यह धरती पर नहीं, बल्कि हवा और समुद्र के बीच अटका हुआ हो। एक हरे पठार पर बसा यह छोटा सा गांव सीधे एक 100 फुट ऊंची बेसाल्ट चट्टान से नीचे गिरते समुद्र की ओर झुकता हुआ दिखाई देता है। पीछे काले पहाड़, सामने हिंसक महासागर और बीच में कुछ घर जिनकी मौजूदगी ही हैरान कर देती है। यह जगह खूबसूरत जरूर है, लेकिन इसकी खूबसूरती के भीतर एक कठोर सच्चाई छिपी है। यहाँ प्रकृति शांत पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि हर दिन सामने खड़ी चुनौती है। गसादालुर में जंगलों की कोई घनी सुरक्षा नहीं है। खुले पठार पर बसे इस गांव को समुद्री हवाएं सीधे आकर टकराती हैं। कई बार हवा की रफ्तार 100 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। इतनी तेज हवा किसी भी हल्की चीज को उड़ा सकती है, इसलिए यहाँ के घरों की छतों पर घास और मिट्टी की भारी परतें डाली जाती हैं। यह सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि घरों को बचाने की मजबूरी है। जब हवा छतों से टकराती है तो लगता है जैसे पूरा गांव अपनी जगह टिके रहने के लिए प्रकृति से जूझ रहा हो। यहाँ बारिश भी कोई मामूली बात नहीं है। साल में 250 से ज्यादा दिन बारिश हो सकती है और लगातार नमी से जमीन मुलायम हरे कालीन जैसी नहीं, बल्कि पानी से भरे ठंडे स्पंज जैसी बन जाती है। बाहर से ये खेत बेहद सुंदर लगते हैं, लेकिन उनमें चलना कई बार कठिन हो जाता है। बारिश के दिनों में कीचड़, ठंडी हवा और समुद्र का शोर मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें गांव की खामोशी और भी गहरी लगती है। ऐसा लगता है जैसे यह जगह हमेशा किसी बड़े तूफान से पहले की प्रतीक्षा में हो। गसादालुर का झरना इस गांव की पहचान है। जब पानी चट्टान से सीधे समुद्र में गिरता है तो दृश्य अविश्वसनीय लगता है, लेकिन तूफानी दिनों में यही झरना शांत सुंदरता नहीं रहता, बल्कि एक खुला घाव जैसा दिखाई देता है, जहां मिट्टी और पानी मिलकर गर्जना करते हुए नीचे गिरते हैं। चट्टानों के नीचे समुद्र की लहरें टकराती हैं, ऊपर हवा चीखती है और बीच में यह गांव अपनी जगह खामोशी से खड़ा रहता है। यही विरोधाभास इसे बेहद रहस्यमयी बनाता है। लंबे समय तक गसादालुर लगभग दुनिया से कटा हुआ था। यहां पहुंचना कठिन था,
इसलिए इस गांव की अलग थलग पहचान बनी रही। फिर 2004 में पहाड़ी सुरंग खुली और बाहरी दुनिया का रास्ता आसान हो गया। एक तरफ यह सुरंग गांव के लिए राहत लेकर आई, लेकिन दूसरी तरफ उसने उस प्राचीन खामोशी को भी तोड़ दिया जो सदियों से इस जगह की आत्मा थी। आज गसादालुर आधुनिक दुनिया से जुड़ चुका है, लेकिन इसके पहाड़, हवाएं और समुद्र अब भी वही पुराने सवाल पूछते हैं। कोई आखिर ऐसी जगह पर क्यों बसेगा जहां हर मौसम जीवन को चुनौती देता है? शायद इसी सवाल में गसादालुर का असली रहस्य छिपा है। नंबर 4, उरोस तैरते द्वीप, पानी पर बसी सरकंडों की दुनिया। पेरू की टिटिकाका झील पर बसे उरोस तैरते द्वीप दुनिया की उन जगहों में आते हैं जहां जमीन भी स्थायी नहीं है। यहां इंसानों ने धरती पर घर नहीं बनाए, बल्कि पानी पर अपना संसार रच दिया। करीब 12,500 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद यह झील अपने आप में कठोर वातावरण रखती है, लेकिन उर्रोस लोगों ने इसी झील को अपनी सुरक्षा, अपनी पहचान और अपना जीवन बना लिया। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले हिंसा और संघर्ष से बचने के लिए उन्होंने ठोस जमीन छोड़ दी और पानी के ऊपर सरकंडों से बनी एक तैरती दुनिया तैयार की। यह निर्णय सिर्फ जीवित रहने की मजबूरी नहीं था, बल्कि दुनिया से अलग अपना रास्ता चुनने की हिम्मत भी था। इन द्वीपों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मिट्टी या पत्थर से नहीं बने, बल्कि लाखों खोखले सरकंडों से बनाए जाते हैं। इन सरकंडों के भीतर हवा भरी रहती है, इसलिए वे पानी पर तैर सकते हैं। लोग इन सरकंडों की परतें बिछाते हैं, उन्हें आपस में बांधते हैं और फिर जड़ों की रस्सियों से झील के तल से बांध देते हैं, ताकि हवा और लहरें पूरे द्वीप को बहाकर न ले जाएं। बाहर से यह सब बहुत सुंदर और सरल लगता है, लेकिन असल में इन द्वीपों को बनाए रखना लगातार मेहनत मांगता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि द्वीप का निचला हिस्सा हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी में रहने के कारण सरकंडे धीरे धीरे गलने लगते हैं। इसी वजह से लोगों को हर 15 से 20 दिन में नई परतें ऊपर डालनी पड़ती हैं। यानी यहाँ जमीन भी मरती रहती है और इंसान उसे बार बार नया जीवन देता रहता है। किसी सामान्य गांव में घर बनाकर इंसान कई साल आराम कर सकता है, लेकिन उरोस द्वीपों पर रहने का मतलब है कि आपके पैरों के नीचे की दुनिया भी लगातार रखरखाव मांगती है। अगर यह काम रुक जाए तो पूरा घर धीरे धीरे झील में समा सकता है। इन द्वीपों पर चलना भी अजीब अनुभव देता है। हर कदम पर जमीन 2 से 4 इंच तक धंसती है, जैसे कोई पानी भरे गद्दे पर चल रहा हो। कई बार नीचे से ठंडा पानी ऊपर रिस आता है और जूते गीले हो जाते हैं। यह एहसास याद दिलाता है कि यहाँ जीवन ठोस नहीं, बल्कि तैरता हुआ है। हवा तेज हो, बारिश बढ़े या पानी का स्तर बदले तो पूरा वातावरण बदल जाता है। फिर भी उरोस लोग इसी अस्थिरता में स्थिरता खोजते आए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यदि किसी परिवार या समूह में गंभीर विवाद हो जाए तो वे अपने द्वीप को सचमुच काटकर अलग कर सकते हैं। सरकंडों की बनी जमीन को आरी से अलग किया जाता है, लंगर खोले जाते हैं और फिर वह हिस्सा झील के किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यह बात सुनने में कल्पना जैसी लगती है, लेकिन उरोस की दुनिया में जमीन भी रिश्तों की तरह अलग हो सकती है। यही इन द्वीपों को सिर्फ अनोखा नहीं, बल्कि गहरा रहस्यमय बनाता है। यहाँ इंसान ने प्रकृति से लड़कर नहीं, बल्कि उसके ऊपर तैरकर जीवन बनाया है। नंबर 5, बिशप रॉक लाइट हाउस, लहरों से लड़ता दुनिया का सबसे अकेला प्रहरी। ब्रिटेन का बिशप रॉक लाइट हाउस अटलांटिक महासागर की उस कठोर दुनिया में खड़ा है, जहां जमीन लगभग खत्म हो जाती है और सिर्फ चट्टान, हवा और लहरों का शासन बचता है। यह लाइट हाउस एक नंगी ग्रेनाइट चट्टान पर बना है, जो इतनी छोटी है कि इसे देखकर लगता है जैसे समुद्र के बीच किसी पत्थर की नोक पर इंसान ने अपनी जिद खड़ी कर दी हो। चारों ओर पानी, ऊपर खुला आसमान और बीच में 161 फुट ऊंचा यह टावर, जो हर तूफान में अकेले खड़ा रहता है। यह सिर्फ जहाजों को दिशा दिखाने वाली इमारत नहीं, बल्कि समुद्र के खिलाफ इंसान की दृढ़ता का प्रतीक है। इस लाइट हाउस को बनाना आसान नहीं था। समुद्र यहाँ शांत मेहमान नहीं,
बल्कि लगातार हमला करने वाली शक्ति है। इसलिए इसके निर्माण में करीब 6000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया। पत्थरों को सामान्य तरीके से नहीं रखा गया, बल्कि विशेष जोड़ तकनीक से आपस में लॉक किया गया, ताकि पूरी संरचना एक मजबूत पत्थर के शरीर जैसी बन जाए। इस निर्माण का मकसद सिर्फ ऊंचाई पाना नहीं था, बल्कि उन लहरों का सामना करना था जो किसी भी कमजोर इमारत को मिनटों में तोड़ सकती थीं। जब भारी तूफान आता है तो यहाँ की लहरें 98 फुट तक ऊंची उठ सकती हैं। कई बार समुद्र का पानी लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाता है। उस समय पूरा टावर सफेद पानी के स्तंभ में बदल जाता है, जैसे समुद्र उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। सोचिए, ऐसी जगह पर अंदर बैठे किसी इंसान को कैसा महसूस होता होगा, जब बाहर सिर्फ गरजती लहरें हों, पत्थरों से टकराता पानी हो और पूरा ढांचा झटकों से कांपता हो। यही कारण है कि बिशप रॉक लाइट हाउस की कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि अकेलेपन की भी कहानी है। एक समय यहाँ लाइट हाउस रखवाले रहते थे। उनके लिए यह जगह किसी छोटे कैद खाने जैसी रही होगी। टावर के अंदर 10 संकरी मंजिलें थीं, जिनमें जीवन सीमित था। बाहर निकलना हमेशा संभव नहीं। आसपास कोई पड़ोसी नहीं, कोई बाजार नहीं, कोई सामान्य सड़क नहीं, सिर्फ समुद्र, हवा और जिम्मेदारी। उनका काम था रोशनी जलाए रखना, ताकि दूर से गुजरते जहाज जान सकें कि यहाँ खतरनाक चट्टानें हैं। इस रोशनी की पहुंच करीब 27 मील तक बताई जाती है, और समुद्र में भटके हुए नाविकों के लिए यह रोशनी खतरे की चेतावनी भी थी और घर लौटने की उम्मीद भी। 1991 में यह लाइट हाउस स्वचालित हो गया और अब इसे दूर से नियंत्रित किया जाने लगा। इसके बाद इंसानों का स्थायी अकेलापन यहां से खत्म हो गया, लेकिन इमारत की आत्मा अब भी वैसी ही लगती है। वह अब भी उसी चट्टान पर खड़ा है, उसी समुद्र का सामना करता है और उसी तरह रात के अंधेरे में चमकता है। बिशप रॉक लाइट हाउस यह याद दिलाता है कि कुछ इमारतें सिर्फ पत्थर और दीवारों से नहीं बनती, बल्कि उन डरावनी परिस्थितियों से बनती हैं जिनके सामने वे टिकती हैं। नंबर 6, ईगल्स नेस्ट। रेगिस्तान की चट्टानों में छिपा पत्थरीला आश्रय। नामीबिया के सूखे रेगिस्तानी विस्तार में ईगल्स नेस्ट कोई ऐसा घर नहीं है जो प्रकृति को चुनौती देकर खड़ा हुआ हो। यह तो ऐसा लगता है जैसे उसने प्रकृति से लड़ने के बजाय उसके भीतर छिपना सीख लिया हो। विशाल ग्रेनाइट चट्टानों के बीच बने ये आश्रय दूर से किसी सामान्य निर्माण की तरह नहीं दिखाई देते, बल्कि ऐसा आभास देते हैं जैसे पत्थरों ने खुद अपने बीच इंसान के लिए जगह छोड़ दी हो। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में हर चीज कम है, पानी कम, हरियाली कम, छाया कम और जीवन के अवसर भी कम। लेकिन इसी कमी के बीच ईगल्स नेस्ट का अस्तित्व इसे असाधारण बना देता है। यहां साल भर में 4 इंच से भी कम बारिश होती है। ऐसी जगह पर जीवन कोई तेज बहती कहानी नहीं, बल्कि धीमी सांस जैसा होता है। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान सभी को अपनी ऊर्जा बचाकर जीना पड़ता है। कई बार सूखा इतना लंबा होता है कि मौसम बदलने का इंतजार भी एक परीक्षा बन जाता है। यहाँ धरती सूखी है, हवा में नमी कम है और सूरज पूरे दिन किसी जलती हुई ढाल की तरह सिर पर रहता है। दिन में तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा सकता है, जबकि रात में यही रेगिस्तान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास ठंडा हो सकता है। यानी एक ही दिन में आग और बर्फ दोनों का अनुभव हो सकता है। ईगल्स नेस्ट की सबसे बड़ी समझदारी इसकी बनावट में छिपी है। यहाँ घर खुले मैदान में नहीं खड़े किए गए, बल्कि विशाल ग्रेनाइट बोल्डरों के बीच समाये हुए हैं। ये चट्टानें कभी धरती की गहराई में ठंडी होती हुई मैग्मा थीं। लाखों करोड़ों सालों में हवा, रेत और समय ने आसपास की नरम परतों को हटा दिया और ये कठोर पत्थर रेगिस्तान की सतह पर खुली हड्डियों की तरह दिखाई देने लगे। इन्हीं चट्टानों के बीच घरों को ऐसे बनाया गया कि वे अलग से थोपे हुए न लगे, बल्कि उसी भूमि का हिस्सा महसूस हो। दिन में ये ग्रेनाइट चट्टानें सूरज की गर्मी अपने भीतर सोखती रहती हैं। फिर रात को जब रेगिस्तान अचानक ठंडा हो जाता है, तो यही पत्थर धीरे धीरे गर्मी छोड़ते हैं। यह प्राकृतिक ताप संतुलन इंसान को याद दिलाता है
कि यहाँ जीवित रहने का रास्ता प्रकृति पर विजय नहीं, बल्कि उसके नियमों को समझना है। ईगल्स नेस्ट इसी दर्शन पर टिकता है। यह जगह दिखाती है कि रेगिस्तान में जीवन आराम से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से संभव होता है। इस स्थान का वातावरण बेहद एकांतपूर्ण है। दूर दूर तक खालीपन, सुनहरी धरती, विशाल पत्थर और रात को तारों से भरा आकाश। दिन में यह जगह तपती हुई लगती है, लेकिन रात में वही चट्टानें किसी प्राचीन आश्रय की तरह महसूस होती हैं। ऐसा लगता है जैसे इंसान यहाँ आधुनिक जीवन से भागकर नहीं, बल्कि धरती की सबसे पुरानी खामोशी सुनने आया हो। ईगल्स नेस्ट इसलिए रहस्यमयी है क्योंकि यह दिखाता है कि जहां जीवन लगभग असंभव लगता है, वहां भी इंसान पत्थर, छाया और धैर्य के सहारे अपनी जगह बना सकता है। नंबर 7, स्वालबार्ड बीज भंडार, बर्फ के भीतर छिपी इंसानियत की आखिरी उम्मीद। नॉर्वे के स्वालबार्ड में जमी हुई पहाड़ियों के भीतर बना वैश्विक बीज भंडार दुनिया के सबसे अलग और गंभीर स्थानों में से एक है। बाहर से यह किसी भविष्य की सुरंग जैसा दिखता है, मानो बर्फीले पहाड़ के भीतर किसी और युग का दरवाजा खुल रहा हो। लेकिन इसके अंदर छिपी चीजें सोना, हथियार या खजाना नहीं है। यहां रखे गए हैं बीज, दुनिया भर की फसलों, पौधों और खाद्य जीवन की वह विरासत जो किसी बड़े संकट के बाद मानवता को फिर से खड़ा कर सकती है। यही कारण है कि इसे अक्सर कयामत के बाद की उम्मीद जैसा माना जाता है। यह भंडार करीब 394 फुट अंदर ठोस बलुआ पत्थर में बनाया गया है। इस गहराई और स्वालबार्ड की प्राकृतिक ठंड का उपयोग बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। यहाँ की स्थायी जमी हुई भूमि, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर की तरह काम करती है। अगर बिजली व्यवस्था पूरी तरह बंद भी हो जाए, तब भी अंदर का तापमान लंबे समय तक इतना कम रह सकता है कि बीज सुरक्षित बने रहें। इस व्यवस्था में विज्ञान और प्रकृति दोनों मिलकर भविष्य की रक्षा करते हैं। इस भंडार में अरबों बीज रखने की क्षमता है। इसका विचार बहुत सरल लेकिन बेहद गहरा है। अगर किसी देश का बीज बैंक युद्ध, बाढ़, आग, सूखा, बीमारी या किसी बड़ी आपदा में नष्ट हो जाए, तो यहाँ रखे गए बीज उसकी खेती और खाद्य व्यवस्था को दोबारा शुरू करने में मदद कर सकते हैं। यानी यह स्थान वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि उस अनिश्चित भविष्य के लिए बनाया गया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। यह इंसान की उस चिंता का प्रतीक है कि हमारी सभ्यता जितनी मजबूत दिखती है, उतनी सुरक्षित शायद नहीं है। स्वालबार्ड की कठोर भौगोलिक स्थिति इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाती है। यह बर्फ, अंधेरे और ध्रुवीय शांति का क्षेत्र है। आसपास ध्रुवीय भालू, जमी हुई जमीन और लगभग पूर्ण अलगाव है। यहां पहुंचना आसान नहीं, रहना आसान नहीं और लंबे समय तक काम करना भी आसान नहीं। लेकिन शायद यही कारण है कि इसे चुना गया। दुनिया के शोर से दूर, राजनीतिक संघर्षों से दूर, भीड़ से दूर, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति स्वयं सुरक्षा दीवार बन जाती है। सबसे शक्तिशाली बात यह है कि इस भंडार में कई देशों के बीज साथ साथ रखे जाते हैं। वे देश भी जिनके बीच संघर्ष हो सकता है, उनके बीज यहाँ शांत अंधेरे में एक साथ टिके रहते हैं। यह दृश्य इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि जब भोजन और जीवन की बात आती है तो सीमाएं छोटी हो जाती हैं। स्वालबार्ड बीज भंडार कोई डरावनी जगह नहीं है, लेकिन इसकी खामोशी डर पैदा करती है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि अगर एक दिन दुनिया की खेती संकट में पड़ जाए, तो शायद बर्फ के भीतर छिपा यही शांत दरवाजा मानवता की आखिरी उम्मीद बन सकता है। नंबर 8, मेटेओरा मठ, आसमान को छूते पत्थर के स्तंभों पर बसी आस्था। ग्रीस के मेटेओरा मठ उन जगहों में आते हैं जिन्हें देखकर पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि यह निर्माण इंसान ने कैसे किया होगा। विशाल बलुआ पत्थर के स्तंभ जो जमीन से सीधे आकाश की ओर उठते हैं और उनके सिरों पर बने मठ, यह दृश्य किसी कल्पना से कम नहीं लगता। ये स्तंभ करीब 1312 फुट तक ऊंचे हैं और इनके ऊपर बने छोटे छोटे धार्मिक आश्रय दूर से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी ने बादलों के पास पत्थर की चोटियों पर किले रख दिए हों।
मेटेओरा का अर्थ ही हवा में लटका हुआ या ऊपर उठा हुआ जैसा माना जाता है, और यहां आकर यह नाम पूरी तरह सही महसूस होता है। 14वीं सदी में साधुओं ने इस कठिन स्थान को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें युद्ध, अस्थिरता और बाहरी दुनिया के शोर से दूर रहना था। जितना कठिन रास्ता उतनी ज्यादा सुरक्षा। यह विचार सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे जीवन में बदलना बेहद कठिन रहा होगा। इन ऊंचे स्तंभों पर रहना मतलब हर दिन चढ़ाई, अलगाव और सीमित साधनों के साथ जीवन। लेकिन शायद यही कठिनाई उनके लिए शांति का रास्ता बन गई थी। वे दुनिया से दूर होकर किसी ऊंचे मौन में प्रवेश करना चाहते थे, और मेटेओरा ने उन्हें वह मौन दिया। आज जहां कई जगह पत्थर की सीढ़ियां और रास्ते दिखाई देते हैं, वहां पहले ऐसा कुछ नहीं था। 1920 के दशक से पहले इन मठों तक पहुंचने के लिए लोग रस्सी की सीढ़ियां चढ़ते थे या एक जाल में बैठते थे जिसे पुली के सहारे ऊपर खींचा जाता था। कल्पना कीजिए, सैकड़ों फुट की ऊंचाई, नीचे खुली खाई, और आप एक रस्सी या जाल के भरोसे ऊपर जा रहे हैं। उस समय यहां पहुंचना सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि अपने डर को पार करने जैसा था। यही कारण है कि मेटेओरा की आस्था में साहस का तत्व साफ दिखाई देता है। इन मठों का निर्माण भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। हर ईंट, हर लकड़ी का तख्ता, हर पानी का पात्र नीचे से ऊपर खींचा गया। कुछ स्थानों पर केवल सामग्री पहुंचाने में ही वर्षों लग गए। यह निर्माण किसी जल्दबाजी का परिणाम नहीं था, बल्कि पीढ़ियों की मेहनत, धैर्य और विश्वास का परिणाम था। जब आप आज इन मठों को देखते हैं, तो दीवारों से ज्यादा उस अदृश्य परिश्रम का भार महसूस होता है जिसने उन्हें संभव बनाया। एक समय यहाँ 24 सक्रिय मठ थे, लेकिन आज केवल 6 प्रमुख मठ बचे हैं। फिर भी जो बचे हैं वे सिर्फ ऐतिहासिक इमारतें नहीं हैं। वे हवा, बादलों और चट्टानों के बीच खड़ी हुई उस मानवीय इच्छा के प्रतीक हैं जो कहती है कि शांति हमेशा आसान स्थानों पर नहीं मिलती। कई बार उसे पाने के लिए इंसान को ऐसी ऊंचाई चुननी पड़ती है जहां दुनिया की आवाजें नीचे छूट जाएं। मेटेओरा इसलिए रहस्यमयी है क्योंकि यहाँ पत्थर, डर, आस्था और अकेलापन एक साथ मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो सामान्य समझ से परे लगता है। नंबर 9, मोनेम वासिया, समुद्र से घिरा एक दरवाजे वाला पत्थरीला शहर। ग्रीस का मोनेम वासिया समुद्र से देखने पर किसी साधारण नगर की तरह नहीं, बल्कि एक विशाल पत्थर की दीवार जैसा दिखाई देता है, जिसके पीछे समय ने एक पूरा शहर छिपा रखा हो। पहली नजर में यह सिर्फ चट्टान लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसके करीब जाते हैं, पता चलता है कि इस पत्थरीले दैत्य के भीतर एक जीवित इतिहास सांस ले रहा है। इसका नाम ही इसके रहस्य को बयान करता है। मोनेम वासिया का अर्थ है एकल प्रवेश, यानी ऐसा स्थान जहां अंदर जाने का केवल एक मुख्य रास्ता हो। यह नाम सिर्फ भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि इसकी पूरी रक्षा व्यवस्था का आधार था। कभी यह चट्टान मुख्य भूमि से जुड़ी हुई थी, लेकिन साल 375 के भूकंप ने इसे अलग कर दिया। धरती के उस झटके ने इसे समुद्र से घिरे पत्थरीले द्वीप में बदल दिया। करीब 984 फुट ऊंची यह चट्टान तब से समुद्र, हवा और समय के बीच खड़ी है। चारों ओर खारे पानी का वातावरण है और सदियों से नमकीन धुंध इसकी दीवारों, गाड़े और पत्थरों को धीरे धीरे प्रभावित करती रही है। फिर भी यह नगर बचा रहा, जैसे उसने टूटने के बजाय अपने भीतर और गहराई से टिकना सीख लिया हो। मोनेम वासिया की सबसे बड़ी शक्ति उसका छिपा हुआ स्वरूप था। समुद्र से आने वाले किसी भी व्यक्ति को दूर से यह आसानी से शहर जैसा नहीं दिखता। इसकी बस्ती चट्टान के उस हिस्से में छिपी हुई है जो बाहर से सीधे नजर नहीं आती। यही छिपाव इसकी सुरक्षा था। संकरे प्रवेश मार्ग ने इसे आक्रमणकारियों के लिए कठिन बना दिया। जब किसी स्थान तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता हो, तो वही रास्ता जीवन और खतरे दोनों का नियंत्रण बन जाता है। इसलिए मोनेम वासिया में भूगोल ही किला बन गया था। यहाँ की गलियां, पत्थर की दीवारें और पुराने घर एक अलग ही माहौल बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह शहर आधुनिक दुनिया में मौजूद होकर भी पूरी तरह उससे जुड़ा नहीं है। समुद्र की आवाज लगातार सुनाई देती है,
लेकिन चट्टान के भीतर पहुंचते ही एक गहरी खामोशी महसूस होती है। ये खामोशी खाली नहीं बल्कि इतिहास से भरी हुई है। हर मोड़ पर लगता है कि कभी यहाँ व्यापारी, सैनिक, धार्मिक लोग और सामान्य परिवार अपनी अपनी चिंताओं के साथ चलते होंगे। लेकिन आज वही गलियां समय के लंबे प्रवाह की गवाही देती हैं। मोनेमवासिया की खूबसूरती उसके रंगों में नहीं बल्कि उसके बच जाने में है। भूकंप ने इसे अलग किया, समुद्र ने इसे घेरा, आक्रमणों ने इसे परखा और समय ने इसे लगातार घिसा। फिर भी यह शहर मिटा नहीं। उसने अलगाव को कमजोरी नहीं बल्कि ढाल बना लिया। यही इसे रहस्यमयी बनाता है। मोनेमवासिया यह दिखाता है कि कभी कभी दुनिया से कट जाना विनाश नहीं होता बल्कि अस्तित्व बचाने की सबसे मजबूत रणनीति बन जाता है। यह शहर चट्टान के भीतर छिपे उस विचार जैसा है जो कहता है कि सबसे सुरक्षित दरवाजा वही होता है जिसे दुनिया आसानी से देख ही न सके। नंबर 10, सेंट मिशेल द एगुई, ज्वालामुखी चट्टान पर लटका 1000 साल पुराना रहस्य। फ्रांस का सेंट मिशेल द एगुई दूर से देखने पर किसी साधारण धार्मिक स्थल जैसा नहीं लगता। यह एक उलटी कील की तरह आकाश की ओर उठती ज्वालामुखी चट्टान के ऊपर बना है। नीचे शांत मैदान है और बीच से अचानक 279 फुट ऊंचा कठोर पत्थरीला स्तंभ उठता है, जैसे धरती ने अपनी गहराई से कोई प्राचीन निशान बाहर छोड़ दिया हो। इस चट्टान के शीर्ष पर बनी 1000 साल से भी पुरानी इमारत पहली नजर में ही सवाल खड़ा करती है कि इतने संकरे और ऊंचे स्थान पर निर्माण संभव कैसे हुआ होगा। यह चट्टान दरअसल एक पुराने ज्वालामुखीय कोर का हिस्सा है। समय के साथ आसपास की नरम परतें कटती चली गईं और कठोर केंद्र बचा रह गया। यही पत्थरीला स्तंभ आज इस चर्च को अपने सिर पर उठाए खड़ा है। साल 969 से यहां निर्माण और धार्मिक गतिविधि का उल्लेख मिलता है। सोचिए, उस समय न आधुनिक मशीनें थीं, न आसान सड़कें, न ऊंचाई पर भारी सामान ले जाने की सुविधा। फिर भी कारीगरों ने ईंट, पत्थर और लकड़ी को ऊपर पहुंचाया और ऐसी इमारत बनाई जो चट्टान से अलग नहीं बल्कि उसी से उगती हुई लगती है। ऊपर तक पहुंचने के लिए 268 पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये सीढ़ियां चट्टान के चारों ओर घूमती हुई ऊपर जाती हैं। चढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी विशाल पत्थरीले जीव की पीठ पर चढ़ रहा हो। नीचे का मैदान धीरे धीरे दूर होता जाता है, हवा तेज होती जाती है और ऊपर की इमारत और भी रहस्यमयी लगने लगती है। रास्ता केवल शारीरिक चढ़ाई नहीं बल्कि मन में उठते डर और उत्सुकता की यात्रा भी बन जाता है। इस स्थान की बनावट में सिर्फ आस्था नहीं बल्कि अद्भुत वास्तुकला भी छिपी है। ऊपर का स्थान बहुत सीमित है, इसलिए निर्माण में संतुलन और भार वितरण बेहद महत्वपूर्ण रहा होगा। अंदर की मेहराबें और संरचनाएं इस तरह बनाई गई कि दबाव किनारों की ओर जाए और केंद्र पर अधिक भार न पड़े। ऐसा लगता है जैसे कारीगरों ने पत्थर की सीमाओं को समझकर उसके साथ संवाद किया हो। यहां निर्माण प्रकृति पर थोपे गए आदेश जैसा नहीं बल्कि चट्टान से की गई समझौते जैसी अनुभूति देता है। इस स्थान से जुड़ा एक और रहस्य 1955 में सामने आया, जब दीवार के पीछे छिपा एक पुराना खजाना कक्ष खोजा गया। यह तथ्य इस जगह को और भी गहरा बना देता है, क्योंकि इससे लगता है कि इस चट्टान ने केवल इमारत ही नहीं बल्कि सदियों तक रहस्य भी छिपाए रखे। ऊपर हवा सीटी जैसी आवाज करती है, नीचे मैदान फैला रहता है और बीच में यह चर्च समय की तरह स्थिर खड़ा दिखाई देता है। सेंट मिशेल द एगुई इसलिए खास है क्योंकि यह दिखाता है कि इंसान ने केवल रहने के लिए नहीं बल्कि विश्वास को ऊंचाई देने के लिए भी असंभव स्थान चुने। यह जगह सुंदर है लेकिन उससे ज्यादा विचित्र है। यहां पहुंचकर लगता है जैसे धरती और आकाश के बीच एक पतली जगह है जहां इंसान ने अपनी आस्था को पत्थर पर टांग दिया हो। नंबर 11, आओगाशिमा, जीवित ज्वालामुखी के भीतर बसा गांव। जापान का आओगाशिमा दुनिया की उन जगहों में से है जहां गांव शब्द सुनकर जो सामान्य छवि मन में आती है वह पूरी तरह टूट जाती है। यह कोई समतल मैदान, नदी किनारा या सुरक्षित घाटी नहीं है। यह एक ज्वालामुखीय द्वीप है
जहां पूरा समुदाय एक ऐसे भूगर्भीय ढांचे के भीतर रहता है जो आज भी जीवित माना जाता है। प्रशांत महासागर के हिंसक जल में स्थित यह द्वीप दूर से एक गहरे हरे कटोरे जैसा दिखाई देता है, लेकिन यह सुंदर कटोरा असल में ज्वालामुखी का शरीर है जिसके भीतर इंसानों ने अपना जीवन बसाया है। आओगाशिमा की सबसे अद्भुत विशेषता इसकी दोहरी काल्डेरा संरचना है। पुराने ज्वालामुखीय क्रेटर के भीतर एक और छोटा ज्वालामुखीय भाग उठता है, जैसे धरती ने अपने घाव के भीतर दूसरा घाव बना लिया हो। यह दृश्य भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से बेहद रोचक है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए यह गहरी बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि जहां लोग रहते हैं उसके नीचे धरती की आग और दबाव की कहानी कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। यहां का जीवन सुंदर दृश्य के साथ साथ लगातार याद दिलाता है कि धरती स्थिर नहीं, जीवित है। इस द्वीप को घेरने वाली चट्टानें भी सुरक्षा का एहसास नहीं देती। बेसाल्ट की ऊंची दीवारें 656 से 1312 फुट तक सीधी समुद्र में गिरती हैं। किनारे सुरक्षित समुद्री तट जैसे नहीं हैं, बल्कि कठोर चट्टानों और लहरों की दीवार जैसे हैं। यहां उतरना आसान नहीं, और समुद्र जब क्रोधित हो जाए तो द्वीप तक पहुंचना एक गंभीर जोखिम बन जाता है। मुख्य भूमि से करीब 222 मील दूर स्थित यह द्वीप मौसम, तूफानों और समुद्री धाराओं के कारण अक्सर अलग थलग पड़ सकता है। यहाँ की आबादी बहुत कम है, लगभग 160 से 170 लोगों के आसपास। इतनी छोटी आबादी का इस तरह के स्थान पर रहना अपने आप में आश्चर्य है। एक ओर समुद्र की हिंसक दीवारें हैं, दूसरी ओर ज्वालामुखीय भू आकृति। बाहर से देखें तो लगता है कि गांव एक प्राकृतिक कारागार में है। बाहर निकलना कठिन, भीतर रहना अनिश्चित, और फिर भी लोग पीढ़ियों से यहाँ जीवन जीते आए हैं। यही विरोधाभास आओगाशिमा को असाधारण बनाता है। आओगाशिमा का वातावरण दिन के समय शांत और हरा भरा लग सकता है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में हमेशा एक अनकहा तनाव रहता है। जब धुंध ज्वालामुखी की ढलानों पर बैठती है, जब समुद्र की आवाज चट्टानों से टकराकर ऊपर आती है, और जब बादल क्रेटर के ऊपर घूमते हैं, तब यह जगह किसी सामान्य द्वीप की तरह नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे गांव धरती की सांसों के भीतर बसा हो। यहाँ का रहस्य किसी भूतिया कहानी में नहीं, बल्कि वास्तविक भूगर्भीय स्थिति में है। इंसान ने ऐसे स्थान पर घर बनाए हैं जहां प्रकृति के दो सबसे शक्तिशाली रूप, समुद्र और ज्वालामुखी, दोनों मौजूद हैं। आओगाशिमा यह सवाल छोड़ता है कि इंसान सुरक्षा को हमेशा क्यों नहीं चुनता। कभी कभी वह खतरे के भीतर भी घर बना लेता है, क्योंकि वही घर उसकी पहचान बन जाता है। नंबर 12, कूबर पेड़ी, रेगिस्तान के नीचे छिपी भूमिगत दुनिया। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में फैले लाल रेगिस्तान के बीच कूबर पेड़ी पहली नजर में किसी सामान्य शहर जैसा नहीं लगता। ऊपर से देखने पर यह सूखी जमीन, धूल, पत्थर और खालीपन का विस्तार दिखाई देता है, लेकिन इसका असली जीवन सतह पर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छिपा है। यहाँ इंसानों ने गर्मी से लड़ने के लिए ऊंची इमारतें नहीं बनाई, बल्कि धरती के भीतर उतर गए। यही कूबर पेड़ी को दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमयी बसावटों में शामिल करता है। यहाँ का मौसम बेहद कठोर है। गर्मियों में ऊपर जमीन पर तापमान 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। धूल भरी आंधियां चलती हैं, सूरज लगातार जमीन को तपाता है और खुले में खड़ा रहना भी मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर सर्दियों की रातें बहुत ठंडी हो सकती हैं, यानी बाहर की दुनिया मौसम के दोनों छोर दिखाती है। ऐसे माहौल में सामान्य घर बनाकर आराम से रहना आसान नहीं था, इसलिए लोगों ने समाधान जमीन के नीचे खोजा। कूबर पेड़ी के भूमिगत घरों को अक्सर डगआउट कहा जाता है। ये घर बलुआ पत्थर को काटकर बनाए गए हैं। अंदर का तापमान पूरे साल लगभग 73 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। बाहर चाहे सूरज आग बरसा रहा हो या रात ठंडी हो रही हो, अंदर का वातावरण अपेक्षाकृत स्थिर और आरामदायक रहता है। यह प्राकृतिक ताप नियंत्रण किसी आधुनिक महंगी तकनीक से नहीं, बल्कि धरती की मोटी परतों से आता है। यहां इंसान ने प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं की,
बल्कि उसके भीतर छिपकर जीवित रहने का रास्ता चुना। इस शहर की कहानी ओपल खनन से जुड़ी हुई है। यह क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले ओपल के लिए प्रसिद्ध है और कभी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को ओपल यहीं से मिला। इसी खनन ने लोगों को जमीन के भीतर काम करने और फिर रहने की दिशा में धकेला। धीरे धीरे भूमिगत कमरे, घर, दुकानें, धार्मिक स्थल और सामाजिक स्थान बनने लगे। बाहर से देखने वाला व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि जिस सूखे इलाके में वह खड़ा है उसके नीचे पूरी जिंदगी चल रही है। लेकिन इस चमकदार ओपल की दुनिया के पीछे खतरा भी छिपा है। आसपास हजारों नहीं बल्कि लगभग 2,50,000 छोड़े गए खदान गड्ढों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कई बिना बाड़ के हैं। रेगिस्तान की सतह पर चलते हुए एक लापरवाह कदम सीधे अंधेरे गड्ढे में गिरा सकता है। यानी कूबर पेड़ी में खतरा सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि वह जमीन भी है जो अचानक टूटकर नीचे ले जा सकती है। कूबर पेड़ी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यहां जीवन उलटा चलता है। आम शहरों में लोग सूरज की ओर खुलते हैं, लेकिन यहां लोग सूरज से बचने के लिए धरती में समाते हैं। बाहर सूखा खालीपन है, अंदर ठंडी दीवारें और मानव जीवन। यह स्थान दिखाता है कि जब वातावरण असहनीय हो जाए तो इंसान भागता नहीं बल्कि अपना तरीका बदल देता है। कूबर पेड़ी इसलिए सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि यह प्रमाण है कि जीवन कभी कभी धरती के ऊपर नहीं बल्कि उसके भीतर सुरक्षित सांस लेता है। आज के वीडियो में इतना ही। इन 12 जगहों ने यह साफ दिखा दिया कि इंसान सिर्फ सुरक्षित मैदानों में ही नहीं रहता बल्कि समुद्र, चट्टान, ज्वालामुखी, रेगिस्तान और बर्फ के बीच भी अपनी मौजूदगी दर्ज कर देता है। कहीं यह जिद है, कहीं आस्था, कहीं मजबूरी और कहीं जीवित रहने की बुद्धिमानी। लेकिन हर जगह एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। जब प्रकृति इतनी कठोर थी तब भी इंसान ने यहां टिकने की हिम्मत क्यों की?